नमस्कार साथियों, ये वीडियो हम बिहार की मिट्टी पर बना रहे हैं और इस वीडियो की जो आवश्यकता है, उपयोगिता है, वो बिहार के उन छात्रों तक है जो बीपीएससी या बीपीएससी से जुड़े किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बिहार से जुड़े किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बिहार की मिट्टी से एक या दो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और वैसे प्रश्न जो बहुत फैक्चुअल नेचर के हैं वो पूछे जाते हैं। तो उन सारे प्रश्नों के फैक्ट्स को हमने ऐड किया है और सिर्फ उसी फैक्ट्स के ऊपर जो है हम आज की पूरी परिचर्चा को रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने बिहार की नदियों के ऊपर अपनी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा की थी कि बिहार में नदियों जो नदी है और गंगा नदी खास करके ये बिहार को दो अलग भाग में विभाजित करता है। एक विभाजक के रूप में बिहार में काम करता है। एक नॉर्थ और साउथ बिहार में बिहार को गंगा नदी बांटती है। तो जहाँ नदी जो है एक जीवन यापन का कारण बनता है, इकोनॉमी का कारण बनता है, तो नदियों के द्वारा लाए गए और या नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान कहीं ना कहीं उसकी भी एक उपयोगिता होती है, क्योंकि बिहार एक जो है वो कृषि प्रधान जो है राज्य है और यहाँ के जो लोग अपनी जीवन यापन के लिए जिस व्यवसाय को जो है मेजोरिटी में इस्तेमाल करते हैं वो है कृषि। तो मिट्टी जो है वो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है और हम जो अपनी पूरी परिचर्चा है तो हम उसमें ये भी बात करेंगे कि बिहार के कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है और साथ ही साथ इस मिट्टी की उपयोगिता क्या है और उस मिट्टी में कौन से फसल उपजाए जाते हैं। तो इन सारी चर्चाओं को हम शुरुआत करते हैं। तो बिहार की मिट्टी को अगर आपको पढ़ना हो तो तीन ब्रॉड भाग में आप बांट सकते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान की मिट्टी और बिहार के दक्षिणी मैदान की मिट्टी, यानी कि क्योंकि गंगा जो है एक तरीके से विभाजक के रूप में काम कर रहा है। तो गंगा के ऊपर जो मिट्टी मिलेगी नॉर्थ प्लेन की मिट्टी है और गंगा के साउथ में साउथ प्लेन की मिट्टी है और फिर दक्षिणी पठार की मिट्टी। ये जो दक्षिणी पठार की मिट्टी है इसमें आपको ये पता होगा कि जो छोटा नागपुर पठार है, कैमूर की पहाड़ी है, तो उसके बाद जो है कि आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया है मोस्टली झारखंड में आता है। तो झारखंड और बिहार का जो ये एरिया है जहाँ की दोनों का संगम हो रहा है, तो वहाँ कैसी मिट्टी मिलेगी, हाँ, तो उस पर भी हमारी जो है चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले गंगा की उत्तरी मैदान की मिट्टी को हम चार भागों में बांटते हैं और चार भागों में बांटने से पहले तो सबसे पहला है पर्वत पादीय मिट्टी, मतलब पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल। जैसा कि नाम से क्लियर है कि पर्वत के तलहटी में पाए जाने वाले मिट्टी को कहेंगे पर्वत पादीय मिट्टी। पद मतलब होता है कि उसके पैर के नीचे, ठीक है, उसके तल में पाए जाने वाली मिट्टी को कहेंगे। तो बिहार में देखो तो पर्वत मोस्टली जहाँ मिल रहा है वो वेस्ट चंपारण है। तो वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न, ये हो गया नॉर्थ, और ये इधर जो होगा ये उसको कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि पश्चिम चंपारण के नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है ना, जो भावर रीजन है, वहाँ ऐसी मिट्टी जो है मिलती है। ये जो आधारभूत चट्टान हैं वहाँ, उसके ऊपर जो है अपर्दित चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पाए जाते हैं। क्योंकि मिट्टी जो बनती है दोस्तों, वो कैसे बनती है? मिट्टी बनने की प्रक्रिया होती है कि जैसे कि बड़े बड़े चट्टान जो है वो धीरे धीरे टूट के और फिर वो कणों के रूप में जो है वो बनती है। तो और ये कैसे टूटती है? तो ये इसके टूटने के बड़े कारण होते हैं, विंड होती है, और सबसे बड़ा कारण तो होता है कि नदियों का प्रवाह। नदी जिस रास्ते से चल रही होती है तो वो नदी जो है अब उस रास्ते में अगर कोई चट्टान मिल जाता है तो इसको ये तोड़ते हुए चलती है और धीरे धीरे अपने पूरे कोर्स में इस चट्टानों को कण के रूप में जो है वो बदल देती है और ये कण को बाढ़ वाले एरिया में जो है निक्षेपित करती है। तो वो कण जो बाढ़ वाले एरिया में निक्षेपित होता है तो उसी कण को तो उपजाऊ या जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, है ना, एलुवियल सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआती स्टेज में जो होगा वो कण जो होगा बड़े रूप में होगा, जिसको पीबल्स कहेंगे, है ना, बड़े रूप में होगा। और जहाँ से नदियाँ निकल रही है वहाँ
के जो चट्टान हैं वो तो बड़े होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो है टुकड़े आपको दिखाई देंगे शुरुआत में, ठीक है। पर्वत पादीय मिट्टी की जो कंपैरेटिवली ये बड़ा होता है। भारी वर्षा और नमी की अधिकता के कारण यहाँ जो है वो दलदली मिट्टी पाई जाती है। और आप देखेंगे कि यहाँ की जो चूँकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत अधिक होता है, ठीक है, तो यहाँ की जो सॉइल है वो ब्राउनिश होती है और सॉइल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो पर्वत पादीय मिट्टी है उस पर्वत पादीय मिट्टी की जो सॉइल की नेचर कैसी है, तो वो एसिडिक इन नेचर होता है और ब्राउनिश होता है, क्योंकि फॉरेस्ट की जो है वो बहुत अधिकता यहाँ पाई जाती है। और ऐसे सॉइल जहाँ की दलदली मिट्टी है, तो दलदली मिट्टी में सबसे अच्छा कल्टीवेशन जिसका हो सकता है तो वो है राइस। तो हमने एक तरीके की मिट्टी के बारे में पढ़ा। दूसरी मिट्टी जो है वो थोड़ा सा नदी और आगे बढ़े तो उसमें क्या है कि जो है अब मिलता है दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो है, क्योंकि अब देखो पिडमॉन्ट में क्या हो रहा है, पिडमॉन्ट में ये है कि बड़े चट्टान जो हैं वो इस तरीके से जो है इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े चट्टान देखने को मिल रहे हैं। तो बड़े बड़े चट्टान के नीचे से जो है कभी कभार रिवर बहती है। इस एरिया में पिडमॉन्ट मिट्टी कहते हैं कि इस एरिया में आपको कभी कभार रिवर जो है दिखने को भी नहीं मिलेगी, वैनिश हो जाती है रिवर जो है, क्योंकि ये पत्थरों के नीचे से चलती है। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर जहाँ दिख रहे हैं, तो इस पत्थर जो एरिया जहाँ दिखेगा उसको कहेंगे पिडमॉन्ट मिट्टी, ठीक है। और तराई मिट्टी क्या होता है कि जब नदी वही पीबल्स पत्थर से बाहर निकलती है और जो ऐसा एरिया जो प्लेन वाले एरिया में जाने से पहले मिलती है तो वह अपने आप को दलदली मिट्टी बना देती है। तो बिहार की जो उत्तरी सीमा है पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से पूर्व में किशनगंज तक फैली है ये जो मिट्टी है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी का मतलब एकदम नॉर्थ में, एकदम पूरी तरह नॉर्थ में एक छोटी पट्टी आपको दिखाई देती है 5 से 7 किलोमीटर तक, ठीक है। और पर्वत पादीय मिट्टी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, मतलब दक्षिण में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ दलदली होने का कारण ये है कि पर्वत पादीय मिट्टी में तो आपको दिखेगा कि जो है नदी जो है वो एकदम पत्थर के नीचे से चल रही है, तो नदियों का पता नहीं चलता। लेकिन पर्वत पादीय मिट्टी के बाद तराई मिट्टी में क्या होता है, जल का सतत भूमि से जो है रिसना होता है और जल जो है आपको दिखेगी, लेकिन पूरी तरीके से जल नदी के रूप में नहीं दिखेगी। तो जल रिश्ते रिश्ते क्या करती है, मिट्टी को दलदली बना देती है। और चूंकि पर्वत पादीय मिट्टी भी अम्लीय नेचर का होता है, यहाँ भी आपको अम्लीयता अधिक देखने को मिलेगी। और ये भी उसका पर्वत पादीय मिट्टी का रंग भूरा होता है, तो इसका भी रंग भूरा होगा, लेकिन ये हल्का पीला भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, हाँ। और इसकी जो तराई मिट्टी सबसे अधिक आपको जिस जिले में देखने को मिलेगी वो है अररिया। ये याद करके रखना, ये है VBI BPSC स्पेशल, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो तराई मिट्टी का जो लोअर लैंड है वो अपर से ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि लोअर में देखो, अगर ये अपर है, ये पिडमॉन्ट मिट्टी हो गया, ये यहाँ पिडमॉन्ट है, ये है पहाड़, ठीक है। और पहाड़ के नीचे हो गया पिडमॉन्ट मिट्टी, यानी मोटे मोटे जो है पत्थर वाली मिट्टी। उसके बाद जो आएगी यहाँ दलदली मिट्टी होगी। और दलदली मिट्टी के ही अगर 2 भाग में बांटे कि इस 5 से 7 किलोमीटर तक जो इसका एक चौड़ा पट्टी है, तो ऊपर वाली जो पट्टी है इस पट्टी से ज़्यादा फर्टाइल होगा नीचे वाली पट्टी, क्योंकि नीचे वाली पट्टी में जो है मिट्टी के कण जितने छोटे होंगे फसल उतनी अच्छी होगी, फर्टिलिटी उतनी अच्छी होगी। ये एक बात दिमाग में रख लो। तो यही इन्होंने ये कहा कि जो लोअर लैंड है वो लोअर लैंड तराई है वो ज़्यादा फर्टाइल है रेदर की अपर लैंड से, क्योंकि जैसे जैसे आप पहाड़ से दूर होते जाएंगे वो आपको जो है क्या होता जाएगा कि जो मिट्टी के कण हैं वो बहुत छोटे होते जाएंगे, और छोटे होते जाएंगे तो उपजाऊ जो है अधिक होने की संभावना है। और ऐसी जो मिट्टी है
उसमें राइस की तो कल्टीवेशन होगी, शुगर केन की कल्टीवेशन होगी, पटसन की कल्टीवेशन आपको देखने को मिलती है। तो तराई मिट्टी भी मोटे अनाजों के लिए ही फेमस आपको दिखता है। इसके बाद हम लोग जो जिस मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे वो है बलसुंदरी मिट्टी। लेकिन बलसुंदरी मिट्टी जो है उससे पहले हम पढ़ ले नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में। बलसुंदरी मिट्टी को पढ़ेंगे, लेकिन बलसुंदरी मिट्टी से ज़्यादा नवीन जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ क्या होता है? जल के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, यानी नदी जो मिट्टी ला रही है, जैसे कि नदी चल रही है, नदी एकदम बिहार की उत्तरी नदी को तो युवा नदी भी कहते हैं, एकदम अपने साथ पत्थर लेके चल रही है। और नदियों के इस कोर्स में नदी पत्थर टकराते टकराते बहुत कण में बदल जाता है, छोटे छोटे कणों में बदलता है। और कण जो है ये आपको मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर वाले एरिया में आके जो है पश्चिम चंपारण से मान के चलो कि ये नदी निकल के आ रही है, तो दरभंगा समस्तीपुर में आके जो है ये नदी का जो बड़ा ये है मतलब ये पत्थर है, ये पत्थर छोटे छोटे कणों में बदलता है और दरभंगा समस्तीपुर तक आके ये जो है छोटे छोटे कण जो है ये यहाँ के क्षेत्र में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बड़ा पत्थर छोटे कणों के रूप में जो है वो दरभंगा समस्तीपुर में डिपॉजिट होता है। तो ये जो नई भूमि बन गई, इस नई भूमि को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि नई भूमि आपको देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, तो जलोढ़ मिट्टी को बाढ़ की मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब नदी उसी जगह अपनी मिट्टी को डिपॉजिट करेगी जहां वो उसका पानी आएगा, और पानी आएगा उस एरिया में तो वो बाढ़ का कारण बनेगा। तो जहां नदियों के पानी का जो है पर्याप्त मात्रा में आपको दिखता है तो उसको बाढ़ का मैदान कहते हैं। और बाढ़ के मैदान से जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाएगी तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी जहाँ भी डिपॉजिट होगा वहाँ फर्टिलिटी अधिक होगी। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये जाकर संकीर्ण हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चंपारण में आप देखोगे कि चंपारण में तो जो पर्वत पादीय मिट्टी की बहुत ज़्यादा जो है और तराई मिट्टी की ज़्यादा जो है वो अधिकता आपको दिखती है। तो दरभंगा और मुजफ्फरपुर में चूँकि नदियाँ जो है अब चंपारण से निकल के जब दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले एरिया में आ रही है तो वहाँ क्या होता है कि ये नदियाँ डिपॉजिट करती है अपनी मिट्टी, तो ये उपजाऊ अधिक हो जाता है रेदर देन कि वेस्ट चंपारण को के। ठीक है, इस मिट्टी में सामान्यतः चूना रहित और क्षार रहित होता है। हाँ, मतलब इसमें चूना ना तो चूना होता है ना क्षार होता है। हाँ, अम्लीयता होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन चूना और क्षार नहीं होता है। गाढ़ा भूरा या काला आपको ये मिट्टी नज़र आएगा। और इसका जो क्षेत्र होता है सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाए जाते हैं। मतलब नदी जहाँ से मतलब नदियों की जो उद्गम स्थल है वहाँ से दूरी जैसे ही एरिया आ जाएगा तो वहाँ जो है ये डिपॉजिट होगा। और इसमें जो अच्छे फसल आपको देखने को मिलेंगे, मक्का आपको देखने को मिलेगा, एक धान, गेहूं, तंबाकू। तो सबसे पहले हमने देखा कि पिडमॉन्ट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, दूसरी बार जो है वो तराई मिट्टी देखने को मिलेगी। अब जो हम मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है बलसुंदरी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखो, हमने नवीन जलोढ़ को तो देखा, अब नवीन जलोढ़ को अगर आप समझ लिए तो पुरानी जलोढ़ आसानी से समझ सकते हो। नवीन जलोढ़ या भांगर, देखो नवीन जलोढ़ तो हमने ये समझा कि बाढ़ का पानी आया और उसने क्या किया कि मिट्टी को जमा कर दिया। तो मिट्टी को जब जमा कर दिया, कोई एरिया है जहाँ कंटिन्यूसली बाढ़ आ रही है, लेकिन आपको पता है कि नदियाँ अपनी कोर्स को बदलती है। और अब क्या हुआ कि 2-3 सालों से यहाँ बाढ़ नहीं आ रही है ए के पास। तो जब ए के पास बाढ़ नहीं आ रही है तो अब ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है अब ये पुरानी जलोढ़ हो जाएगी। तो यही बात आपको देखने को मिलेगी। बलसुंदरी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं, जहाँ पहले तो बाढ़ की मिट्टी का निक्षेपण होता था, लेकिन अब वो बाढ़ की मिट्टी का निक्षेपण नहीं हो रहा है, यानी यहाँ प्रतिवर्ष पानी नहीं पहुँच रही है, तो इसको कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है,
इस मिट्टी का विस्तार आपको घाघरा, गंडक, दोआब, दोआब कहते हैं दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। आब मतलब होता है नदी, और दो आब मतलब दो नदियों के संगम से बना क्षेत्र को दोआब कहते हैं। बूढ़ी गंडक के पश्चिमी क्षेत्र में इस मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी इसकी लोकल नेम है। ठीक है, इस मिट्टी में जो है क्षारीय प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। अभी तक हमने जो मिट्टी पढ़ी है उसमें क्षारीय प्रवृत्ति सिर्फ और सिर्फ बलसुंदरी मिट्टी में ही आपको देखने को मिल रहा है। चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब देखो, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, लेकिन फसलों के लिए जो जरूरी है वो NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ठीक है, तो आप ये देखो कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की तो कमी पाई जाती है, यानी यहाँ अगर फसल आप उगाना चाहोगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस को ऐड करना होगा, यानी कि ऐसी मिट्टियों में फसलों के उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर की अधिक आवश्यकता होगी। इसके बाद इस मिट्टी में जो है वो मोटे अनाज गन्ना कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि मिट्टी का कण जो है तुलनात्मक रूप से मोटा होता है और इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसका रंग भूरा और सफ़ेद होता है ऐसे मिट्टी का, और चूना की मात्रा 30% से अधिक आपको देखने को मिलती है। चूँकि इस मिट्टी में आपको ये दिखने को मिल रहा है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन कम है, तो इसकी मान के चलो कि उर्वरता बहुत कम होगी। तो इसलिए सिंचाई से और इसमें मोटे मोटे अनाजों की फसलों को उगाया जा सकता है, जैसे मक्का, ईख, धान, गेहूं और तंबाकू। बड़ी आसानी से आपने बिहार की उत्तरी मैदान की जो है मिट्टियों को समझा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बिहार की दक्षिणी मैदान की मिट्टी के बारे में। अब देखो, दक्षिणी मैदान की मिट्टी, सबसे पहले हम कगारी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, बिहार में कगार उसको कहते हैं जहाँ से रिवर बह रही है, रिवर के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में किनारों को लोकल भाषा में कगार कहा जाता है। तो ऐसी बिहार के नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जा रही है उसको कगारी मिट्टी कहेंगे, और यानी तटबंध के किनारे के रूप में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में चूना की पर्याप्तता बहुत अधिक होती है। हम बिहार की दक्षिणी मैदान की मिट्टी के बारे में कह रहे हैं, तो हम लोग बिहार में इधर इस वाले एरिया में पढ़ रहे हैं। और इसका रंग हल्का भूरा होता है। इसमें मकई, जौ, सरसों और मिर्च जो है उगाई जाती है। कगारी मिट्टी के बारे में आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि चूना की प्रधानता होती है, भूरे रंग की ये मिट्टी होती है, और मकई, जौ, सरसों, मिर्च के रूप में जो है इसकी प्रमुख फसल यहाँ उगाई जाती है। इसके बाद टाल मिट्टी, धूसर रंग का मिट्टी होता है। और ऐसी मिट्टी जो है, ये जो टाल मिट्टी है, ये वर्षा काल में जब बारिश का मौसम आता है तो ये जलमग्न होती है, यहाँ जल होता है, और गर्मी के दिनों में जल उड़ जाता है, तो ये मिट्टी आपको सामने में दिखाई देती है। तो इस मिट्टी, कगारी मिट्टी के बाद ये मिट्टी स्टार्ट होता है। बक्सर से अगर आप स्टार्ट करें तो पूरे भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी के रूप में आपको ये मिट्टी दिखाई देगी। इसका निर्माण कैसे ये मिट्टी का हो रहा है, क्योंकि ये मिट्टी आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब वर्षा काल में तो ये मिट्टी जलमग्न हो रही है, फिर तो एक तरीके से आपको लेक के रूप में दिखाई दे रहा है, मिट्टी तो है ही नहीं। लेकिन इसका निर्माण होता है कि वर्षा काल में जो आए गए बाढ़ द्वारा बारीक और मोटे कणों वाली जो मिट्टी है उसका निक्षेपण होता है। तो इसके कारण आप देखेंगे कि ये अत्यधिक उर्वर आपको दिखाई देगी टाल मिट्टी। और टाल मिट्टी में दलहन का उत्पादन जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है, और दलहन के लिए टाल मिट्टी बहुत फेमस है। उर्वरा शक्ति इसमें अधिक होती है, क्योंकि वर्षा काल में बहुत सारे जो कण एक दूसरे जगह जो है बह के आते हैं, इस मिट्टी के ऊपर जो है नए कण का निक्षेपण होता है, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। तो टाल मिट्टी के बारे में हमने यहाँ देख लिया। इसके बाद जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जैसा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को उत्तरी मैदान में हम लोग बलसुंदरी मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से जान रहे थे, लेकिन दक्षिणी मैदान में इसी पुरानी मिट्टी को करेल या केवाल मिट्टी के रूप के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, दक्षिणी मैदान में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार जो है गंगा के दक्षिणी मैदान रोहतास से लेके पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर तक है। में एकदम रोहतास से भागलपुर तक आपको देखने को मिलता है। और इतने बड़े क्षेत्र में चूंकि ये मिट्टी जो है वो फैली हुई है, तो इसमें क्षेत्रीय भिन्नता आपको दिखाई देगी। ये जो है इसका रंग भूरा से लेकर पीला तक होता है।
केवाल जो मिट्टी है, केवाल मिट्टी में क्षारीय और अम्लीय गुणों की जो है वो संतुलन आपको दिखाई देती है। इसमें दोनों की जो है बैलेंसेस आपको देखने को मिलती है। लेकिन करैल जो मिट्टी है उसमें उसके गुण क्षारीय आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि बलसुंदरी मिट्टी के भी गुण हमने देखा था कि क्षारीय थी, ठीक है। जल सोखने की अधिक क्षमता होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में भी ये बातें हमने देखी थी। और प्रमुख फसल धान, गेहूं, बाजरा, अरहर आदि ये सब आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग जो आगे आते हैं ये है बलथर मिट्टी, जिसको लाल पीला मिट्टी भी कहते हैं। ये गंगा जो नदी है, गंगा की मिट्टी के दक्षिणी मैदान और छोटा नागपुर पठार के मिलन क्षेत्र में पाई जा रही है। यानी ये मिट्टी, ये ऐसे क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जा रही है जहाँ गंगा के द्वारा बनाए गए मैदान और छोटा नागपुर के पठारों के द्वारा बनाए गए मैदान का मिलन संगम स्थल है। तो इसमें दो तरीके की, एक तरीके की दोमट मिट्टी के रूप में आप भी इसको देख सकते हैं कि दो तरीके की मिट्टी आपको देखने को मिल रही है। एक तो कुछ तो गंगा के द्वारा बनाई गई मिट्टी है और कुछ जो है वो छोटा नागपुर के पठार के द्वारा बनाई गई मिट्टी है। तो इससे क्या हो रहा है कि इस मिट्टी के जो कलर है वो एक तरीके का आपको दिखेंगे नहीं, लाल पीली मिट्टी के रूप में आप इसको देखेंगे और इसमें अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होगी, ठीक है। और इस मिट्टी में चूंकि लोहे के अंश भी पाए जाते हैं, रेत और कंकर की बहुलता अधिक होती है, जिसके कारण, ठीक है, पानी का ठहराव जो है बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाता। और इस मिट्टी में चूंकि पानी आपको अधिक समय तक रहेगा नहीं, अपर्दन की अधिकता आपको अधिक दिखेगी, तो इस कारण कृषि की कम संभावना आपको दिखेगी। और इसलिए मोटे अनाज जो है आप आराम से उगा सकते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू। तो इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होगी। कारण यह है कि पानी अगर ठहरेगा नहीं तो अधिक पानी की आवश्यकता होगी, आप एडिशनल वाटर ऐड करेंगे। तो बलथर मिट्टी जो है, जो मतलब आप देखोगे कि इस एरिया में सिंचाई के अगर पर्याप्त साधन नहीं होते हैं तो फिर जो है वो कृषि जो है बहुत असंभव काम लगता है। तो हम आगे भी देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा बहुत सारी सिंचाई योजना जो लागू की जा रही है। तो पहले मिट्टी के बारे में अगर आप जब तक नहीं जानेंगे तो बिहार सरकार की सिंचाई योजना किस किस जगह नहर और किस किस जगह जो है अलग अलग तरीके से बिहार सरकार पानी पहुंचाने का काम कर रही है, तो उसके बारे में जो है आपको अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होगी। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, वो है दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। ये लाल बलुई मिट्टी है। देखो, लाल बलुई मिट्टी आपको कैमूर और रोहतास की पठारी भाग में मिलेगा। और चूंकि इसमें नाम से क्लियर है कि बालू की मात्रा अधिक आपको दिखेगी और बालू अधिक होगा तो कम उर्वरता आपको दिखेगी, इसलिए मोटे अनाज उपजाए जाएंगे। जहां कम उर्वरता मतलब कि महीन अनाज आप नहीं उगा सकते। अभ्रक मिट्टी जो है ये आप बीपीएससी स्पेशल के रूप में याद कर सकते हो। ये एक पठारी मिट्टी है और नवादा के रजौली प्रखंड में पाया जाता है और ये अनउपजाऊ मिट्टी है। और लेकिन अब जो अनउपजाऊ है तो मोटे अनाज की जो है आप खेती कर सकते हैं। तो ये जो है पूरी की पूरी तरीके से ये मिट्टी का मैप है बिहार की मिट्टी का। बलुई मिट्टी जो अभी हमने पढ़ा कि आपको रोहतास और कैमूर वाले एरिया में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दलदली मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा। खादर मतलब जो वो मिट्टी जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कह रहे हैं। बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कह रहे हैं। लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी हम वैसे मिट्टी को कहते हैं। बारिश के कारण क्या होता है कि बारिश के कारण जो मिट्टी है, नेचुरल मिट्टी, ये ऊपर से क्या होता है, ये बह जाता है। तो बहने के बाद जो मिट्टी बचती है वो लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। तो ये मैप, बिहार की मैप से आप मिट्टियों के जो है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी चर्चा होती है बिहार की मिट्टी पे। 1 और 2 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है। और हमने उन सारी चीज़ों को ऐड किया है इसमें जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कुछ हमारे कोर्सेस को लेकर कोई जो है क्वेरी करना चाहते हैं तो इस पे मेल करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।